हेलो। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की नेक्स्ट क्लास। और आज हम इस क्लास के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी गैसियस एटम को क्या किया जाए, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए कि उसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी अगर हमारा कोई एम एटम है और वो गैसीय फॉर्म में है, तो हम उसको जब एनर्जी देंगे, लेट कंसीडर की E1 एनर्जी दी उसे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये E1 जो है, इसे हम क्या नाम देंगे? इसे कहेंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही जब हमने यहां से ये कैटाइन जो बना है, इस कैटाइन को फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करवाएं और इसके अंदर से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करें, निकाल दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 आयन में, और अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया है। तो जो यहाँ पे E2 है, उसे कहेंगे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से रिमूव हो गया तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है बाहर, स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, तो उसे निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो एम गैसीय स्टेट था, फिर ये M+1 में कन्वर्ट हो गया और M+2 में कन्वर्ट हो गया। तो न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे हम +1 से +2 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो हम इस बात के बेस पे ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, उससे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये पहली बात, हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बात आई है समझ में? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेंगे? तो पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का कितना चार्ज आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा, इसे हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड इफेक्टिव के।
जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी, पहली बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि Fe+3 से इलेक्ट्रॉन निकालना Fe+2 से मुश्किल होगा, और Fe+2 के कंपेरेटिवली आयरन से। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। सिंपल है। दूसरी बात जो कौन कौन इफेक्ट करेगा, वो करेगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, या हम कह सकते हैं फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा आसानी से। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं आउटर मोस्ट सेल के लिए, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 2p3, और एक ऑक्सीजन है जिसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p4। अब बात क्या याद रखनी है कि हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। साइज ऑक्सीजन का छोटा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं है, पार्शियली हाफ फील्ड है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। अब हम क्या बात करते हैं कि हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे मैं यहाँ पे अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को जब हम गैसीय स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हम मान लेते हैं कि ये N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसके पास पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 2p3 थे, और अब इसके पास कितने हो गए हैं, 2s2 2p2 हो गए। सिमिलरली हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे 2s2 2p4, और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 2s2 2p3। तो अब दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अब ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसका मतलब जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। ये बात हमें क्या याद रखनी है, याद रखनी है। ये हम आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो थर्ड चीज जो इफेक्ट करेगी आयनाइजेशन एनर्जी को वो है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या हुआ कि कौन सी सेल, सब सेल है जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। तो हमें पता है कि एस सबसे पास है, फिर पी है, फिर डी है, और फिर एफ है। एस पी डी एफ ये ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर है तो मैं तो यहाँ पे एक तो है बेरिलियम,
जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, और एक है बोरॉन जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। अच्छा, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में है और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, s सब सेल में है। तो दोनों में से किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, s की p से ज्यादा। इसका मतलब ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुश्किल से निकलेगा। और अगर ये मुश्किल निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से क्या है, ज्यादा है। जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला हमें क्या रखना है, याद रखना है। और ऐसे ही जब हम एक ग्रुप में बात करेंगे, जैसे हम एक ग्रुप में बात करें, तो ग्रुप में जब हम क्या करेंगे, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करने वाली है। तो मैं जो सेकंड n बराबर सेकंड जो पीरियड है उसके जो जितने एलिमेंट हैं उनके लिए अपने आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं। तो सेकंड में कौन कौन है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो हमें यह पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन हमें जो अभी हमने ऊपर इफेक्ट पड़े हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो बेरिलियम से बोरॉन पे जाओगे तो क्योंकि बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है पेनिट्रेशन पावर की वजह से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब कंपैरिजन करोगे तो नाइट्रोजन की ज्यादा है, किस वजह से, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो यही जस्ट चेंज करने हमें, यानी लिथियम से किसकी ज्यादा, बोरॉन की, ना कि बेरिलियम की। उसके बाद में बेरिलियम आएगा, उसके बाद में कार्बन आएगा, और उसके बाद में नाइट्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नियोन की। ये हमें सेकंड जो पीरियड है उसके एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होने वाला है। तो ये बात हमें क्या याद रखनी है, याद रखनी है। जो हम एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो हमने अभी पढ़ा कि साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करने वाली है। तो हम जब एस ब्लॉक के अंदर जब क्या आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करने वाली है। जो हम किसकी बात करें, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें कि जब हम एस ब्लॉक के अंदर अबव द ऊपर से नीचे की ओर आएंगे एक ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कारण क्या है, कारण है वहां पे साइज का बढ़ना। तो अगर मैं एस ब्लॉक के फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखूं, जैसे आपसे ये पूछा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में किसकी आएगी, सोडियम की, उसके बाद में पोटेशियम की, उसके बाद में रुबिडियम की, और लीस्ट किसकी हो जाएगी, सीजियम की। तो ये वाला ऑर्डर में क्या रखना है, याद रखना है। अब जो वेरिएशन है वो पी ब्लॉक के अंदर कहां पर कैसे आएगा वो देखते हैं। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी अब एक तो 13th ग्रुप है और एक 14th ग्रुप है, इन दो में याद रखना है
बाकी सब वाले में चाहे 15वां 16वां 17वां, यहाँ पे जब नीचे की तरफ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही करेगी। लेकिन 13वें और 14वें ग्रुप में क्या होने वाला है, तो 13वें के एलिमेंट लिख रहा हूं बोरोन, एल्यूमिनियम। ऐसे ही अगर अपने 14 ग्रुप के लिखें, तो अब यहां पे हमें इन दोनों ग्रुप के लिए क्या रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी को याद रखना है। तो जो 13th ग्रुप है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी है वो गैलियम की डी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और थेलियम की इंडियम से क्या हो जाएगी, ज्यादा, जब लेंथेनॉइड्स आएंगे उसकी वजह से। तो यही हम ऑर्डर लिख रहे हैं। 13th ग्रुप के लिए क्या होगा कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से, और फिर एल्यूमिनियम, और उसके बाद में थैलियम, और उसके बाद में इंडियम। ये 13th ग्रुप का याद रखना है हमें। ऐसे ही अगर हमसे 40th ग्रुप का पूछे तब क्या याद रखना है, तब बाकी सारा ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक लेड की आयनाइजेशन एनर्जी है वो टिन से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद में लेड, और फिर कौन आएगा, टिन आने वाला है। बाकी सारा ऑर्डर क्या रहेंगे, सबके सेम रहने वाले हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन से क्या होगी, हीलियम की क्या होने वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हमें चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा हमें कोई क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर जो कि मुश्किल, परेशान करने वाला हो, ऐसा हमें नहीं मिलेगा। और जो 5D है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 4D से ज्यादा होगी। कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, 5D की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 4D से ज्यादा होने वाली है। तो इतनी बातें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब कुछ एप्लीकेशन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की, वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम ये पढ़ते हैं पहली पहली की मेटेलिक पावर या मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होते हैं, वो कोई भी हमारी जो मेटल है वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, वो उसका मेटेलिक करेक्टर को डिफाइन करेगा। अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगी नहीं। इट मींस कि उसके अंदर मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर है वो आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पहली बात। सेकंड, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगी तो वो रिएक्ट कैसे करेगी। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है वो भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। ऐसे ही हमें पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी किसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या किसी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी आयनाइजेशन एनर्जी से। तो थर्ड है वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी की आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यदि क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है।
और अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इक्वल है, इसका मतलब उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। और इनके बीच वाली है वो किसकी है? ट्रांजिशन एलिमेंट की होने वाली है। इसके बीच वाली किसकी है? वो है ट्रांजिशन एलिमेंट की होने वाली है। ये वाली बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। जैसे मैं दो क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से। एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और किस में जा रहा है? एल्यूमिनियम प्लस में जा रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम प्लस से वो किस में जा रहा है? एल्यूमिनियम+2 में जा रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। लेट कंसिडर कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो E1 थी, यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है E2 है। तो जो E2 माइनस E1 यानी इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमें? 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। एक और क्वेश्चन इसी पे एक बात हमें और दे रखी है कि प्लस से एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम+2 में गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और एल्यूमिनियम+2 से वो एल्यूमिनियम+3 में गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पे अपने कंसिडर कर रहे थे E2 और यहाँ पे E3। तो E3 माइनस E2 का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो अब हमें यहाँ क्या पता लगा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसका मतलब +3 है एल्यूमिनियम में, वो ज्यादा स्टेबल है किससे? +2 से। सही बात है। +3 ज्यादा स्टेबल है किससे? +2 से। हमने यही तो लिखा कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और यहाँ पे 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। अगर 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये किससे? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास में क्या है? एल्यूमिनियम+1 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे? एल्यूमिनियम+2 से, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अब स्टेबल होगी। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने वाली है, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो ऑर्डर बनाएंगे हम इन तीनों को देख के कि एल्यूमिनियम+3, उसके बाद में एल्यूमिनियम+1 और लीस्ट कौन आएगा? हमारा एल्यूमिनियम+2। ये क्या आ जाएगा? ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर आने वाला है। तो ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है कि हम किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना। किस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से जंप कर रही है, जैसे कि अगर अपने नंबर आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से जंप करे लोअर से हायर, एकदम से जंप कर जाए, यानी ये माने कि अगर किसी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मान के चलो एग्जांपल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी,
और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो एकदम से कितनी आ रही है, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। इस तरीके से एकदम से क्या कर जाए, आयनाइजेशन एनर्जी यदि जंप कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास में क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। वो क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो E1 एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने थे, एक ही था। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसका जो आउटर मोस्ट सेल था वो क्या हो गया, वेकेंट हो गया। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी फुली फिल्ड सेल से निकाल रहे हैं, इसलिए हमें एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या चाहिए, चार क्या पड़ रही है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो ये बात किसको बता रही है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड से निकालना पड़ रहा है, तो एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की क्या है, इतनी सारी वो दे रखी है, वो है आपको जो लिखवाई है मैंने, वो है एप्लीकेशन। किस तरीके से हम आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, लगा के अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो पता कर सकते हैं किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। होगा क्या कि किसी गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि ये जो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रांगली बाउंड होगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हुआ जाके तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और अगर कम स्ट्रांगली बाउंड हुआ तो ये आसानी से जुड़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आने वाली है। यानी हम, अच्छा ये हमने मान के चलो डेल्टा H1 है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई है। ऐसे ही हम क्या करें, जो नेगेटिव स्पीसीज है उसके अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन जोड़ें, तो ये नेगेटिव -2 में चला जाएगा और यहाँ पे डेल्टा H2 आएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कंडीशन में तो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा था, और सेकंड वाले के अंदर हम एनाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन जुड़ना पसंद ही नहीं करेगा। और अगर ये जुड़ना ही पसंद नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो डेल्टा H2 है वो डेल्टा H1 से क्या आएगा, कम आएगा। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या आएगी, कम आने वाली है। क्या ये बात सबको समझ में आई? और इसके अलावा अगर कोई हाफ फील्ड है, अगर कोई हाफ फील्ड या कोई फुली फील्ड पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी का पहले से हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। और इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, इसका मतलब डेल्टा H क्या आएगा, उसके लिए कम आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। एक और बात, अगर किसी का साइज बड़ा है, अगर किसी का साइज बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे वो क्या करेगा, नाभिक के साथ है स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा, यानी वीक बाउंड होगा। और अगर वो वीक बाउंड होगा तो वो जुड़ना ही क्यों चाहेगा फिर। इसका मतलब इस केस में भी डेल्टा H क्या आएगा, कम आएगा। डेल्टा H मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर भी क्या आएगी, कम आएगी। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, यदि जेट इफेक्टिव कम है,
अगर Z इफेक्टिव कम है तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस से जुड़ेगा नहीं, तो इस केस में भी हमारा डेल्टा H क्या आएगा, कम आएगा। अगर Z इफेक्टिव कम है तो डेल्टा H भी क्या आने वाला है, कम आने वाला है। ये इतनी सारी बातें हमें क्या करनी है, याद रखनी है, किसके केस के अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर के अंदर। तो ये इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे अगर हमें इतनी बात क्या रह रही है, याद रह रही है। और मैं डायरेक्ट आपको एक दो ऑर्डर लिखवा देता हूं जो डायरेक्ट पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, और वो इन्हीं चीजों को अप्लाई करके अगर कोई और उनके अलावा कोई ऑर्डर आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना यही ज्यादातर पूछे जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर सेकंड पीरियड के लिए बात करें तो क्या आने वाला है, तो वो ये आएगा। सेकंड के लिए जो ऑर्डर है वो आने वाला है, वो है कि अब मैं ना पहले सेकंड वाले सारे एलिमेंट लिखता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में फ्लोरीन, और उसके बाद में नियोन। ये क्या दे रखे हैं हमें, सेकंड के सारे के से। अब देखो नियोन फुली फिल्ड है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ना बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नियोन की होगी। सही बात है। अब बाकियों का कंपेयर करना है। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर साइज छोटा हो रहा है इट मींस कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। तो हम लिथियम से ना बेरिलियम पर जा रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम पर जा रहे हैं। तो और सेम कार्बन से नाइट्रोजन पे जा रहे हैं। तो हम सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर देखते हैं, फिर आप ऑर्डर को देखना। जैसे ही पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2s1, बेरिलियम का था 2s2, बोरॉन का था 2s2 2p1, कार्बन का था 2s2 2p2, नाइट्रोजन का था 2s2 2p3, ऑक्सीजन का था 2s2 2p4, फ्लोरीन का था 2s2 2p5। ये सब के क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे जब इनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इसका हो जाएगा 2s2। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, बेरिलियम का हो जाएगा 2s2 2p1, बोरॉन का 2s2 2p2, कार्बन का 2s2 2p3, नाइट्रोजन का 2s2 2p4, और ऑक्सीजन का 2s2 2p5, और फ्लोरीन का हो जाएगा 2s2 2p6। यानी अब ये तो बिल्कुल फुली स्टेबल हो गया, फुली फिल्ड हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी आएगी, फ्लोरीन की आएगी, और सबसे कम किसकी आएगी, नियोन की आएगी। ये दोनों बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी भी हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। अब बात है कि कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बन का ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कार्बन की है वो ज्यादा होगी किससे, नाइट्रोजन से, और उसके बाद में ऑक्सीजन जहां पे था वहीं का वहीं पड़ा है। कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर क्या हो गया है, चेंज आ गया है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो गई है, नाइट्रोजन से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब जो बात है वो है नाइट्रोजन, अब जो बच गए, एक तो बचा आपका लिथियम, एक बचा बेरिलियम, और एक बचा बोरॉन। तो यहाँ पे जो बोरॉन जहां पे बैठा है वहीं का वहीं बैठा, ये रहा। अब जो बेरिलियम और लिथियम में बात है, तो बेरिलियम का 2s2 2p1 हो गया, इसका 2s2 हो गया। इसका मतलब अब पेनिट्रेशन पावर लिथियम की ज्यादा है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, बेरिलियम आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हमें ये ऑर्डर क्या रखना है, इस तरीके से याद रखना है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, सही हो जाएगा। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करो और नोट्स बनाओ, और थैंक यू सो मच।